Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of February 2024 सॉरी 25 फरवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं, संडे का दिन है। सबसे पहले आज के सवालों के साथ, तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। I don't know if I have written the questions in that Word document or not. Yes, prelims practice question. I have written that. तो 3 सवाल आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आप लोग आंसर कर पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग की। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि यू रिपोर्ट, इट्स अ डिजिटल कम्युनिटी फॉर यंग पीपल, इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ। यू रिपोर्ट आपको बताना है कि ये डिजिटल कम्युनिटी का वो है। आपको बताना है कि ये किससे, इसमें से कौन सी संस्था से रिलेटेड है। फर्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, सेकंड है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा जो आपको दिखेगा यहाँ पे ये है यूनिसेफ, और चौथा है यूनेस्को। तो यू रिपोर्ट आपको बताना है किसका है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर मी दिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1987 बाय द लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। सेकंड है इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एंड तीसरा इट इज अ कल्चरल रिपोजिटरी एंड कस्टोडियन ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, 3 या नन? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इनसैट 3DS मिशन। तो इनसैट 3DS के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला कह रहा है इट वाज लॉन्च्ड यूजिंग अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा कह रहा है द मिशन इज फुल्ली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तीसरा कह रहा है द मिशन विल हेल्प इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस एज वेल। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3। इन 3 सवालों के जवाब आप दीजिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज रात में हम लाइव सेशन रखेंगे, जो मैंने उस दिन आपको होमवर्क दिया था ना। तो लाइव सेशन विल बी टुडे। ये लाइव सेशन लगभग आप समझ लो 8 से 10 के बीच में होगा, मतलब 8, 8:30 या 9 बजे के बीच में। तो प्लीज बी रेडी विद दैट, है ना। होमवर्क आप लोग को याद होगा, फर्स्ट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत एंड जो 5th यूनिट है स्पेक्ट्रम मॉडर्न नई वाली, है ना, उसका हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो ये एंग्लो मैसूर वाला पार्ट है और ब्रिटिशर्स का किस तरह से बंगाल एनेक्सेशन वाला पार्ट है, उसमें से क्वेश्चन हम देखेंगे। प्लस नेक्स्ट डे के लिए आपको होमवर्क भी देंगे। तो ये 3 सवाल आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। यू रिपोर्ट का आंसर वैसे यूनिसेफ है, आपको बता दूं। यू रिपोर्ट इज अ डिजिटल कम्युनिटी फॉर यंग पीपल, इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ यूनिसेफ, याद रखिएगा। ठीक है ना। बाकी के 2 आंसर आप मुझे करके दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में, तो उसके बाद अपन देखेंगे आंसर। बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो पहली जो न्यूज़ है वो है सेंटर डिस्क्लोजेस की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे फाइंडिंग आफ्टर 11 ईयर्स। तो 11 सालों के बाद कंजम्पशन सर्वे का जो डेटा है वो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट हैज रिलीज द फाइंडिंग्स ऑफ ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑल इंडिया household consumption expenditure, this is the report which has been released by the government। और ज़्यादातर ये जो सर्वे है ये कौन कंडक्ट करता है? तो ये कंडक्ट करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। द सर्वे इज कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इसकी फाइंडिंग्स रिलीज की गई। हालांकि 2017-18 में फाइंडिंग्स रिलीज करनी थी, बट उस समय गवर्नमेंट ने कहा था कि देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ द डेटा एंड डेटा क्वालिटी इशूज। ऐसे जो 2017-18 में क्यों नहीं रिलीज किया था? गवर्नमेंट का कहना था कि डेटा क्वालिटी इशूज हैं, इसलिए हम इसको नहीं डिक्लेयर कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो सर्वे रिलीज किया है उसमें क्या डेटा मिला है? तो एक चीज आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, एवरेज मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब कंज्यूमर गुड्स पे कितना खर्चा किया जाता है एवरेज मंथली पर कैपिटा, पर पर्सन के द्वारा, वो इंडियन हाउस होल्ड्स में बढ़ा है एंड इट हैज रोज बाय 33.5%। तो 33% ज्यादा कंजम्पशन किया गया है। आप देख सकते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में, मतलब पहले अगर मान लो 100 रुपए किया जाता था तो अब 133.5 रुपए किया जा रहा है। ठीक है ना। और ये अर्बन हाउस होल्ड्स की बात की जा रही है। रूरल हाउस होल्ड्स में ही बात करें तो 40% से ज्यादा 40.42% के आसपास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज द डेटा जो इससे हमको मतलब है। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा थे। एंड इसके अलावा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो एनएसओ आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। तो यही इसके ऑब्वियस बात है, जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहेगी वो आपको पता होना चाहिए, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये एक टेबल है जिसमें बताया कि रूरल और अर्बन एरियाज कैसे शेयर, मतलब
परसेंटेज शेयर ऑफ सीरियल्स एंड परसेंटेज शेयर ऑफ फूड में कितना खर्च करते हैं, तो वो उसके ऊपर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे जो हमने आपको बताया वो जरूर इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे न्यूज है 3 न्यू क्रिमिनल लॉज टू कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई। अब ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं ये 1 जुलाई 2024 से फोर्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 लॉ कौन कौन से हैं, तो 3 लॉ है, एक तो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है ना, और एक है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो ये भी देखो लिखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा आपका है साक्ष्य संहिता, मतलब जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा वो साक्ष्य संहिता है। तो ये 3 जो लॉज हैं ये आएंगे। अच्छा, इसमें कुछ बातें लिखी थी, जैसे सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 जो है भारतीय न्याय संहिता का, इसमें लिखा है पनिशमेंट ऑफ 0 से 10 ईयर्स हो सकती है हिट एंड रन केसेस में। इसको होल्ड पे रख दिया गया है। होल्ड पे क्यों रख दिया गया है, बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक ऑफ द ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी स्ट्राइक के कारण, और पूरे कंट्री वाइड उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, दैट इज द रीजन व्हाई दिस। अब ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है किसको रिप्लेस करेंगे, तो भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस करेगा इंडियन पीनल कोड को, नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1898 का था, इंडियन पीनल कोड 1860 का था, और तीसरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको साक्ष्य अधिनियम करेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, याद रखेगा। इसको असेंट दिसंबर में दे दिया गया था, दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता आ जाएंगे, सिर्फ सिवाय सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 जो है वो नहीं आएगा, है ना। तो याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इसके अलावा आपको और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो करंटली अंडर सेक्शन 304 का ए जो है इंडियन पिनल कोड का, विच विल बी रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता, द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस इज 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अभी जो है प्रेजेंटली नेग्लिजेंस के कारण अगर किसी के एक्सीडेंट में डेथ होती है तो वो 2 साल की सजा, इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकता है बाय सेक्शन 304A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेगा। सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 जो है वो इसको रिप्लेस करता है, लेकिन अभी ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग को बता दूं तीनों एक्ट्स के बारे में, अगर आपको पढ़ना है ना तीनों एक्ट्स के बारे में, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट TEMSIS.com पे आप जाइए, TEMSIS.com पे आप जाइए, यू कैन गो टू दैट वेबसाइट। बिल्कुल अभी हमने नई बनाई है, 4 मतलब वेबसाइट, लेकिन इसमें हम काफ़ी कंटेंट हम डाल रहे हैं, प्लस डेली न्यूज़ एनालिसिस भी डाल रहे हैं। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, कोई आपको मतलब इसमें दिक्कत नहीं होगी। और पूरे नोट्स जितना मैं पढ़ाता हूँ वो सारे नोट्स आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, दिस इज़ आवर वेबसाइट। ये देखो आप 24 के भी डाल चुके हैं, प्लस आपको यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो बहुत सारे नए, जैसे चेंजेस इन द न्यू क्रिमिनल लॉज, ये डाला है। तो इसमें आपको इतना अच्छे से मिल जाएगा ना, मतलब मैंने सारे चेंजेस लिखे हैं। देखो ये देखो, आप यहाँ पे जितना चाहे उतना देख सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता जो रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई, तो जैसे डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड ऐड कर दी गई है, ठीक है ना। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल ऐड कर दिया गया जेंडर के अंदर, ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स याद कर दिया गया है, नए चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, नए ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए हैं। ये आप एक बार आके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। तीनों के ही मैंने लिख दिए हैं कौन कौन से चेंजेस हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड्स द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फार्मर्स वेलफेयर। अच्छा, यहाँ देखो कोऑपरेटिव्स का आपको पता तो होगा ही कि जैसे एक तो सेंट्रल, एक आपका जैसे यूनियन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव काम करता है, फिर आपका विलेज लेवल पे काम करता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करता है उसको DCCB बोलते हैं, मतलब कि वो आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव नाम रहता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव उसको बोलते हैं हालांकि, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव अगर कहीं लिखा है तो। और अगर गाँव के लेवल की हम बात करें तो वहां पे काम किया जाता है PACS के द्वारा। ये PACS क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो दे आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ योर दिस कोऑपरेटिव ओनली, बट दे आर एट द विलेज लेवल, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ग्रास रूट लेवल की एंटिटी है, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ये डायरेक्टली रूरल जो एग्रीकल्चरल बोरोवर्स होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करता है, लोन प्रोवाइड करता है, पेमेंट्स मतलब लेता है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग फंक्शंस भी का भी काम करता है, ठीक है ना। सबसे अगर हम बात करें क्रेडिट स्ट्रक्चर में इसका रोल कहाँ पर है, तो इट इज़ द फाइनल लिंक बिटवीन अल्टीमेट बोरोवर्स एंड हाई फाइनेंसिंग एजेंसीज लाइक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड RBI, नाबार्ड एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे
एक जनरल बॉडी होती है PSCS की जो पूरा कंट्रोल करती है बोर्ड और मैनेजमेंट को। फिर एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसके अलावा इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी होते हैं, अदर स्टाफ होते हैं। तो दे आर ऑल डूइंग दैट जॉब। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज अ थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं यहाँ पे देखो, स्पोर्ट्स विनर्स इन आर्म्ड फोर्सेस विल गेट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया कि जो स्पोर्ट्स में कोई मेडल जीत रहे हैं, अगर वो आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए हम अलग से प्रोविजंस रखेंगे फॉर मतलब उनको अलग से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जिन्होंने 2023 में जो 19th एशियन गेम्स हुए थे और जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे हांगजू चाइना में, उसमें जो लोगों ने 2023 में मेडल लाए, देयर फॉर आर्मी दे विल बी रिसीविंग अ कैश रिवॉर्ड ऑफ 25 lakhs ईच। सिल्वर मेडल विनर्स विल रिसीव 15 lakhs ईच एंड ब्रॉन्ज मेडल विनर्स विल रिसीव 10 lakhs ईच, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द थिंग विच इज देयर। पूरा मेडल के कितने मिलेंगे कितने इंपॉर्टेंट नहीं, बस हाँ अनाउंसमेंट किया गया वो स्पोर्ट्स को मतलब और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। प्लस अभी पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 में, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है 2024 के लिए, पेरिस ओलंपिक्स के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा लोग मेडल लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एस जयशंकर जी ने कहा क्वाड ग्रुपिंग रहेगी भी और ग्रो भी करेगी। रायसीना डायलॉग में ये है। रायसीना डायलॉग मैंने ऑलरेडी बताया कि 2016 से स्टार्ट हुआ है और ये इस बार जो हो रहा है इसमें दो संस्थाएं मिलती है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहता है और दूसरा कौन से रहती है, ORF रहता है, यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसमें रहता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं, सेंटर टू एग्जामाइन लद्दाख से डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। तो अभी लद्दाख में डिमांड चल रही है कि भैया उनको भी 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करो। तो 6th शेड्यूल आपको याद रखना, आर्टिकल 244 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल पॉपुलेशन एंड इट ऑल्सो अलाउज क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल्स। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बात करता है 6th शेड्यूल के अंतर्गत, आर्टिकल 244 ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल। एंड इट कैन फ्रेम लॉज ऑफ द लैंड, पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। इसके लिए लॉज भी ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बना सकती है। एंड ये कौन से स्टेट्स के लिए है जो 6th शेड्यूल है, वो आपके 4 स्टेट्स के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 4 स्टेट कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है विच यू कैन स्टडी विद मी। तीसरी और छठवीं की NCERT की नई किताबें आने वाली हैं, लेट्स सी वो कैसे आती हैं। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। आगे देखते हैं, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर ऑन द फॉरेस्ट एक्ट। अब यहाँ पे क्या है सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर, वो हम देख लेते हैं। देखो था क्या, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा, हालांकि देख लेते हैं एक बार। पहले यहाँ पे जो मैंने नोट्स लिखे वहीं से बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया है, ऑर्डर ये दिया है गवर्नमेंट को कि भैया फॉरेस्ट की आप डिक्शनरी मीनिंग जो है उसको होल्ड करो जब तक कि कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता। फाइनल वर्डिक्ट किस चीज़ का, कि एक पिटीशन आया था विच चैलेंज द अमेंडेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2023, है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2023 में भी, उसको चैलेंज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट को करो, या फिर 1996 में जो आपका गोडा वर्मन थिरुमुलपद जजमेंट आया था 1996 का, उसको आप फॉलो करो, ठीक है ना। अच्छा, उस जजमेंट में क्या कहा था, उस जजमेंट में आपको बताता हूँ। उस जजमेंट में लैंडमार्क डिसीजन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे फॉरेस्ट विचार मतलब चाहे उनका कोई भी क्लासिफिकेशन हो या ओनरशिप हो, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। इसमें एक कंसेप्ट उन्होंने कहा था डीम्ड फॉरेस्ट एरियाज का, ठीक है ना। मतलब कि फॉरेस्ट जैसा ऑफिशियली क्लासिफाइड नहीं है बट वो रिजेंबल करते हैं फॉरेस्ट को, कुछ उसमें कंडीशन दे दी और कहा कि ऐसे एरियाज जो हालांकि फॉरेस्ट क्लासिफाइड नहीं है बट रिजेंबल करते हैं फॉरेस्ट एरियाज को, उनको डीम्ड फॉरेस्ट कहा जाएगा और उसको प्रोटेक्शन के लिए भी पूरा वो किया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि हर स्टेट में फॉरेस्ट की अलग डेफिनेशन है डिपेंडिंग अपॉन मिनिमम एरिया, ट्री डेंसिटी, स्पीशीज कवरेज एक्सेट्रा, है ना। तो इस कारण से सेंटर ने कहा कि हम एक अमेंडमेंट लाएंगे जिसमें क्लैरिटी आ जाएगी। और क्लैरिटी किस चीज की आएगी, क्लैरिटी आएगी रिगार्डिंग द फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एंड ऑल, है ना। तो याद रखिएगा रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल, दिस इज द थिंग व्हिच वाज मेंशन्ड बाय द सेंटर। एंड इसी कारण से उन्होंने अमेंडमेंट लाया, लेकिन अमेंडमेंट के साथ उन्होंने बहुत सारे एक्सेप्शंस ला दिए। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन कैसे, जैसे उन्होंने कहा कि जो आपके मतलब बॉर्डर एरियाज है, पहला एक्सेप्शन तो ये कि भैया उन्होंने बोला जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे
आपका लगभग योर 100 किलोमीटर एरिया दोनों साइड का जो रहेगा दैट कैन बी यूज्ड फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है ना, 100 किलोमीटर तक का एरिया याद रखिएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो आपका जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला एरिया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला एरिया जो रहेगा दैट उसमें भी आप अगर चाहें तो 5 किलोमीटर तक का एरिया उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज में, ठीक है ना। और बाकी जगहों का 10 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे लिखा भी है, मैंने भी हालांकि लिखा होगा लेकिन यहाँ पे लिखा भी है व्हाट इज द, यहाँ पे लिखा है डिफाइंड फॉरेस्ट, यहाँ पे नहीं, एग्जेम्पशंस जहाँ पे दिए हैं, लेट मी सी दैट। ओके यहाँ पे उसे लिखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे लिखा है वैसे, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो ट्राइबल, जो मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज हैं वहाँ पे 5 किलोमीटर का एरिया, और जो आपके यहाँ पे लिखा है, यस 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 दिस इज द पार्ट, फॉरेस्ट लैंड सिचुएटेड विद द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर में 100 किलोमीटर का, ठीक है ना। यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे आप देखो लिखा है कि फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एनी 10 हेक्टेयर्स इन फॉरेस्ट रिगार्डेड नेसेसरी फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन इन द सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेटेजिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे 10 किलोमीटर तक का एरिया, एंड यहाँ पे एक और याद, लेफ्ट विंग एरियाज में 5 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो गया है उनके लिए ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। तो ये जो चेंजेस थे इनके कारण से दिक्कत क्या हो रही थी, दिक्कत ये होने लगी कि लोगों ने कहा कि भैया ये तो बिल्कुल फॉरेस्ट का एकदम वही सर्वनाश हो जाएगा, और ये तो गवर्नमेंट ने इतने एग्जाम्पशन दे दिए हैं कि वो इसको जिस तरह से चाहे उस तरह से मिसयूज कर सकें, प्लस डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी जब हटा देंगे ऑब्वियस सी बात है कि मतलब क्या उन्होंने बोला कि जो ऑलरेडी डीम्ड फॉरेस्ट नहीं डिक्लेयर है उनको अब एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उन्होंने सेंटर ने अपने अमेंडमेंट ने कहा। तो अगर डीम्ड फॉरेस्ट का कंसेप्ट ही हटा दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल इंपैक्ट, एक तो गोडा वर्मन जजमेंट को इंपैक्ट करेगा पहली चीज, दूसरी चीज कि अब आगे कोई डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी नहीं रहेगी तो उसका भी मिसयूज करेगी गवर्नमेंट। तो दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक आप उसको डिक्शनरी डेफिनेशन मानो और जो हमने कहा है उसी को आप फॉलो करो, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, प्री हिस्टोरिक केस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम की बात चल रही है, दो डिसीजेस की बात की है, एक तो डाउन सिंड्रोम और दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम। तो प्री हिस्टोरिक एक वो मिला है, मतलब कंकाल टाइप का मिला है जिसमें ये डिसीजेस के बारे में पाया गया है। एंशिएंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो एक प्री हिस्टोरिक स्केलेटन में देखने को मिला है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो डाउन सिंड्रोम है, दूसरा है आपका एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, जब एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 आ जाता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, तो उससे क्या आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, इससे क्या आता है, आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है। दूसरी चीज आप याद रखिएगा, ये तो डाउन सिंड्रोम की बात चल रही है, दूसरा चल रहा है यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम मतलब कि कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 18, इसमें सीवियर डेवलपमेंटल डिलेज हो जाते हैं, ऑर्गन मैल फंक्शंस होने लगते हैं, मैल फॉर्मेशंस होने लगते हैं और अर्ली डेथ हो जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। ये दोनों आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आप इसको आपको याद रखना है। These are the thing, ये देखो लिखा भी यहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 एंड क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है ना। तो ये किसके लिए लिखा गया है, ऑब्वियस सी बात है ये डाउन सिंड्रोम के लिए 21 है और यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम के लिए जो 18 नंबर है जो मैंने आपको बताया। तो ये भी आप याद रखिएगा। केरला टेक्स अ पायनियरिंग स्टेप टू कर्व द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए केरला का जो ऑपरेशन है अमृत लिख लेना, अमृत, that is a thing which is going on, and
केरला ने जो है इसके थ्रू काफी ज्यादा अच्छा किया। अब देखो यहाँ पे लिखा है केरला हैज इंप्लीमेंटेड द 2011 H1 रूल दैट प्रोहिबिट्स ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ ऑल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने H1 रूल लेकर के आए थे 2011 में। H1 रूल 2011 में लेकर के आए थे सेंटर, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओवर द काउंटर मतलब कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना उसके ओवर द काउंटर सेल जो होती है बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं कर सकते हैं किसी भी एंटीबायोटिक का। हालांकि ह्यू एंड क्राई के बाद 2013 में उसको रिप्लेस कर दिया गया था और कहा गया था केवल सेकंड लाइन और थर्ड लाइन जो एंटीबायोटिक्स होती है उनके लिए ये एग्जाम्पशन रहेगा। लेकिन केरला ने इंप्लीमेंट किया है H1 रूल को ओरिजिनलिटी में और आज तक उन्होंने वही फॉलो किया है, ठीक है ना। एंड केरला के जो हाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो है इवन है इन विलेजेस में हेल्प इन इन्फोर्सिंग द H1 रूल। तो केरला में काफ़ी अच्छे से ये इन्फोर्स हो जाता है ना। एंड OTC रेगुलेशन केवल काम नहीं करेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एंटीबायोटिक का यूज़ हॉस्पिटल्स में, बैनिंग ग्रोथ प्रमोशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन पोल्ट्री, फिश फार्म, एग्रीकल्चर, इन सब में भी आपको एंटीबायोटिक्स का यूज़ बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होकर आपकी बॉडी में आ जाएगा। तो ये अमृत मिशन के बारे में भी आपको याद रखना है। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? केरला का जो अमृत मिशन उसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। याद रखिएगा, लिख लीजिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ठीक है ना। यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ अमृत है, ठीक है ना। केरला में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है। और N1 रूल जो मैंने आपको H1 रूल के बारे में बताया ना, उसको भी याद रखिएगा H1 रूल के बारे में, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर विच यू कैन अंडरस्टैंड एंड विच यू कैन रिमेंबर एज वेल। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पे है UAE's एग्जिट फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट। तो FATF जो कि 1989 में बनी हुई बॉडी है, G7 की इनिशिएटिव बनाई गई थी। जब स्टार्टिंग में बनी थी तो केवल ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाई गई थी, है ना। और अभी इसमें 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग भी जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। टेरर फाइनेंसिंग को भी एंड करेगा, ये भी जोड़ दिया गया है। तो ये दोनों याद रखिएगा, दो काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का काम, ठीक है। FATF की ग्रे लिस्ट होती है, फिर ब्लैक लिस्ट भी होती है। तो ग्रे लिस्ट में UAE था, UAE को भी 2 साल के बाद हटा दिया गया है। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि UAE और इंडिया के रिलेशन चूंकि बाकी काफ़ी अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब UAE से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। लास्ट चीज़ बस आपकी देखें, तमिलनाडु के कुछ बिल्डिंग्स के नाम है, ये आप याद देख लीजिएगा, इसको एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस यू कैन रिमेंबर सम ऑफ दीज। सो दैट इज इट फ्रॉम द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।